नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे 11वीं कक्षा के 4th चैप्टर का, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल और इसकी लेखिका हैं नैथली ट्रूब्रॉय। तो सबसे पहले अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है और आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है, उनको ये चैप्टर बहुत मुश्किल से ही समझ में आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग इस चैप्टर को समझते नहीं हैं। इस चैप्टर को समझना है, इस चैप्टर को पढ़ना तो है ही नहीं। जिसने ये चैप्टर समझ लिया उसको आ गया, जिसने पढ़ लिया उसको नहीं आएगा। तो हम अपने चैप्टर को समझेंगे, इसके साथ खेलेंगे और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सिर्फ 2 कहानियाँ हैं जिन पे ये पूरा चैप्टर बेस है। यानी हम कहानी सुनने वाले हैं बस, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि नैथली ट्रूब्रॉय कौन है। तो यहाँ पे कहते हैं कि नैथली ट्रूब्रॉय इज़ एन आर्ट हिस्टोरियन। अब ये प्रश्न उठता है कि आर्ट हिस्टोरियन कौन होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ज्योतिषी लोग होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका हाथ वगैरह देखकर वो लोग अनुमान लगाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि मंदिर वगैरह के बाहर ज्योतिषी बैठे रहते हैं, तो वो हाथ देखकर बताते हैं कि भैया आप भविष्य में बहुत बड़े पद पर अधिकारी बनेंगे, या फिर आपके साथ भविष्य में ऐसी घटना होगी, या फिर आप भविष्य में एक नई गाड़ी खरीदेंगे, या फिर आप भविष्य में एक नया गधा खरीदेंगे। तो कुछ भी वगैरह वगैरह वो लोग बताते रहते हैं। तो थोड़ा मनोरंजन के साथ आप पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो ज्योतिषी क्या करता है, वो आपका हाथ देख के आपके भविष्य या भूतकाल के बारे में अनुमान लगाता है। वो डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं बताता कि ये चीज़ होगा, वो अनुमान लगाता है ना। उसी तरह से जो आर्ट हिस्टोरियन होते हैं ना, ये लोग पेंटिंग्स वगैरह देख करके उसके बारे में अनुमान लगाते हैं कि ये जब पेंटिंग बना रहा होगा कलाकार, तो उसके मन में कौन कौन सी बातें चल रही होंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको साफ साफ बताऊं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर पेंटिंग पर ही बेस है। ठीक है, यानी पूरी की पूरी कहानियाँ जो हैं वो पेंटिंग के बारे में है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। अबाउट द लेसन में आपको आसान शब्दों में बता दूं कि यहाँ पे चाइनीज़ पेंटिंग्स और जो ब्रिटिश की पेंटिंग्स होती हैं, वेस्टर्न पेंटिंग्स होती हैं, उनसे तुलना हुई है। चाइना के लोग कैसे पेंटिंग बनाते हैं और वेस्टर्न लोग कैसे पेंटिंग बनाते हैं, उन दोनों लोगों की तुलना की गई है और उसे कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। तो अब चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। देखिए कि अ वंडरफुल ओल्ड टेल, अ वंडरफुल एक मज़ेदार या सुंदर, ओल्ड मतलब पुरानी, टेल मतलब कहानी, इट्स टोल्ड एक प्राचीन सुंदर कहानी या फिर एक पुरानी मज़ेदार कहानी टोल्ड सुनाई जाती है। अबाउट द पेंटर, एक पेंटर के बारे में या एक कलाकार के बारे में, वू दाउजी, जिसका नाम वू दाउजी था। तो वू दाउजी पेंटर के बारे में एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है। हु लिव्ड, जो रहता था, इन द 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में। तो वू दाउजी पेंटर के बारे में एक मज़ेदार या फिर शानदार पुरानी या प्राचीन कहानी सुनाई जाती है, जो कि 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में रहता था। His लास्ट पेंटिंग, उसकी अंतिम पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप, एक भूदृश्य थी या फिर एक ऐसी पेंटिंग थी कमीशन्ड बाय द तंग एम्परर जाओजोंग, तंग शासक जाओजोंग के द्वारा आदेश देकर एक लैंडस्केप की पेंटिंग बनवाई गई थी टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, डेकोरेट सजाने के लिए, अ पैलेस मतलब महल की, वॉल मतलब दीवार को। तो ये सेंटेंस नहीं समझ में आया, आराम से समझिए।
हीज लास्ट पेंटिंग यानी कहने का मतलब है कि उसकी आखिरी पेंटिंग थी, इसके बाद उसने कोई पेंटिंग नहीं बनाई। तो हीज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप, यानी अपनी अंतिम पेंटिंग में उसने एक लैंडस्केप बनाया था। लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, ठीक है। तो भूदृश्य कहना आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, तो आप लैंडस्केप ही कहिए, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केप मतलब भूदृश्य जिसमें पेड़ भी हैं, पानी भी है, झरना भी है, पहाड़ भी है, पक्षी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अपनी अंतिम पेंटिंग में उसने एक लैंडस्केप बनाया था, किसके आदेश पर? तंग एम्परर जाओ जोंग के आदेश पर। टू डेकोरेट सजाने के लिए अ पैलेस वॉल महल की एक दीवार को। तो महल की एक दीवार को सजाने के लिए तंग सम्राट जाओ जोंग के आदेश पर उसने अपनी अंतिम पेंटिंग एक लैंडस्केप बनाया था, ठीक है। अपनी अंतिम पेंटिंग में एक लैंडस्केप बनाया था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्ड बिहाइंड अ स्क्रीन। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। द मास्टर, जो मास्टर था यानी जो पेंटर था, हैड हिडन उसने छुपाया था, हिज वर्क अपने काम को या फिर अपनी पेंटिंग को, बिहाइंड अ स्क्रीन एक पर्दे के पीछे। तो पेंटर ने अपनी पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे छुपाया हुआ था। सो ताकि ओनली द एम्परर, ताकि केवल सम्राट, वुड सी इट इसे देख सके, ताकि केवल सम्राट ही इसे देख सके या फिर राजा ही इसे देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल एक लंबे समय तक या फिर बहुत लंबे समय तक द एम्परर एडमायर्स, राजा एडमायर्ड प्रशंसा करता रहा, द वंडरफुल सीन शानदार दृश्य की। एक एक का बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा तो ध्यान से समझिएगा। फॉर अ लॉन्ग वाइल लंबे समय तक, द एम्परर वह सम्राट, एडमायर्ड प्रशंसा करता रहा, द वंडरफुल सीन शानदार दृश्य की, शानदार दृश्य की सम्राट लंबे समय तक प्रशंसा करता रहा। और किसकी प्रशंसा करता रहा? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट। मैंने बोला ना लैंडस्केप मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही। देखिए कि वंडरफुल सीन उस शानदार दृश्य की, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट मतलब जिसमें जंगल थे, हाई माउंटेन्स ऊंचे पहाड़ थे, वाटरफॉल्स यानी कि झरने थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग बादल उड़ रहे थे, इन एन इमेंस स्काई खुले आसमान में, खुले आसमान में बादल उड़ रहे थे। मेन ऑन हिली पाथ्स, हिली मतलब पहाड़ी, पाथ्स मतलब रास्तों पर, मेन लोग चल रहे थे, पहाड़ी रास्तों पर लोग चल रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट और पक्षी उड़ रहे थे, यानी इतनी सारी चीज़ें उसने अपनी पेंटिंग में दिखाई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, लुक सर, ये सर है जो सर आप बोलते हैं टीचर को अपने, सर मतलब श्रीमान जी। लुक देखिए, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा सर यहाँ देखिए या फिर सर देखिए, इन दिस केव इस गुफा में, एट द फुट जो नीचे है, ऑफ द माउंटेन जो माउंटेन के फुट पर है या फिर माउंटेन के नीचे है, जो इस पहाड़ के नीचे गुफा है, लुक देखिए, लुक सर, सर देखिए, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, इन दिस केव इस गुफा को या फिर इस गुफा में, इन द फुट ऑफ द माउंटेन जो पहाड़ के नीचे है, ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स अ स्पिरिट मतलब इस गुफा में एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है या फिर एक भूत रहता है। इस गुफा में एक आत्मा रहती है। डर तो नहीं रहे आप आत्मा से, ठीक है, डरना नहीं है, आराम से समझिए। तो द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, तो यहाँ तक उसने बोला कि इस गुफा में एक भूत रहता है, और फिर क्या किया उसने कि द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हैंड्स को क्लैप किया या फिर पेंटर ने ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस और दरवाज़ा टू द कीव, मतलब गुफा का दरवाज़ा ओपेंड खुल गया, और गुफा का दरवाज़ा खुल गया। आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर पेंटिंग में दरवाज़ा कैसे है, तो ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यानी जैसे कि एक पेंटिंग थी, यहाँ पे पेंट चल नहीं रही है मेरी बेचारी, इसको पोलियो हो गया है, चल नहीं रही है, हाँ हो गया, पोलियो की खुराक मिल गई इसको। तो जैसे कि ये पेंटिंग थी,
तो इसमें कहते हैं कि यहाँ पे नीचे एक गुफा है और जब उसने ताली बजाई तो इस गुफा का दरवाज़ा खुल गया। ठीक है, तो कहते हैं कि एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपनड, और गुफा का दरवाज़ा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर का दृश्य शानदार था, अंदर का दृश्य बहुत सुहावना था, यानी गुफा के अंदर बहुत अच्छा दिख रहा था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी शब्दों से उसका बखान नहीं किया जा सकता, अर्थात अंदर का दृश्य इतना सुंदर था कि हम उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी, महाराज, लेट मी शो, मुझे दिखाने दीजिए, द रास्ता, द वे यानी वह रास्ता, प्लीज़ कृपया, तो महाराज कृपया मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, या फिर महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर इंटर द केव, वो पेंटर जो था ना वो गुफा के अंदर चला गया। द पेंटर इंटर द केव बट द एंट्रेंस, लेकिन एंट्रेंस मतलब दरवाज़ा, क्लोज्ड बंद हो गया, बिहाइंड हिम उसके बाद, लेकिन उसके अंदर जाते ही गुफा का दरवाज़ा तो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, और इससे पहले कि महाराज हिल पाते और अटर वर्ड या एक भी शब्द बोल पाते, यानी इससे पहले कि महाराज हिल पाते या फिर एक भी शब्द बोल पाते, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड, पेंटिंग गायब हो गई, फ्रॉम द वॉल, दीवार से पेंटिंग गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट, नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजी का ब्रश वाज लेफ्ट, आप सीधे सीधे यहाँ पे इतना कहिए कि वू डाउजी इसके बाद हमेशा के लिए गायब हो गया। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में उस कलाकार को फिर दोबारा कभी नहीं देखा गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ वो डोजीज ब्रश, ब्रश मतलब होता है जिस ब्रश से वो लोग पेंटिंग करते हैं ना, तो उसका मतलब यहाँ पे ब्रश से है, अर्थात उसकी पेंटिंग का ब्रश भी नहीं बचा, यानी सब कुछ उसका जो कुछ भी था वो सब कुछ गायब हो गया, अर्थात वो डाउजी हमेशा के लिए गायब हो गया और इस संसार में उसे दोबारा फिर कभी नहीं देखा गया। आसान है, फिर से आगे चलते हैं। तो सच स्टोरीज, देखिए यहाँ पे एक बार ऊपर देख लीजिए कि चित्र दीवार पर से लुप्त हो गया, वो डाउजी के ब्रश का कोई निशान शेष न रहा, यानी वही चीज़ है यहाँ पे कि वो डाउजी गायब हो गया। ठीक है, वह एक कलाकार इस संसार में फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया, वही चीज़ है सेम। तो देखिए कहते हैं कि सच स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ, प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। क्लासिकल सॉन्ग या फिर क्लासिकल डांस आपने सुना होगा, क्लासिकल मतलब होता है शास्त्रीय, तो आप क्लासिकल को क्लासिकल बोलेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, तो अगर आपको शास्त्रीय नहीं याद रहता तो आप क्लासिकल बोल सकते हैं। तो चाइना की शास्त्रीय शिक्षा में या फिर चाइना की क्लासिकल शिक्षा में ऐसी कहानियाँ एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं। देखिए हम लोग भी ऐसी ही कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं, बचपन में हम लोग परियों की कहानियाँ पढ़ते थे, जादूगरों की कहानियाँ पढ़ते थे ना, तो वो सारी चीज़ें हम भी पढ़कर बड़े हुए हैं, हमको ऐसी ही कहानियों से सीख दी जाती है, यानी ऐसी कहानियाँ हम जब पढ़ते हैं तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वही कहते हैं कि ऐसी कहानियों से ही वहाँ की जो एजुकेशन है, यानी स्टार्टिंग की जो शिक्षा है उसमें ऐसी ही कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। तो सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, तो ऐसी कहानियाँ चाइना की क्लासिकल शास्त्रीय शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस, कॉन्फ्यूशियस की और जुआनजी की, जुआनजी और कॉन्फ्यूशियस की बुक किताबें आर फुल ऑफ देम, ऐसी कहानियों से भरी हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियों की किताब होती है, वैसे ही उनके यहाँ पे कॉन्फ्यूशियस और जुआंगी की बुकें होती हैं जिनमें ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं।
दे हेल्प द मास्टर, ये मास्टर की सहायता करती हैं, मास्टर मतलब शिक्षक की सहायता करती हैं, टू गाइड हिज डिसिपल, ताकि वह अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सके इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। बियॉन्ड द एनेक्डोट्स, और अगर एनेक्डोट्स मतलब इन कहानियों से बियॉन्ड, परे, इन कहानियों से हटकर अगर हम बात करें, दे आर डीपली रिवीलिंग, ये बताती हैं ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसाइडर, यदि हम कहानियों से अलग बात करें तो दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, यानी ये कहानियाँ जो हैं ये भावना को व्यक्त करती हैं, इन विच आर्ट वाज कंसाइडर्ड, मतलब जो आर्ट है वो क्या कंसाइडर करना चाहती है, अर्थात वो सीधे सीधे आप यहाँ पे ऐसे कहिए कि ये जो पेंटिंग्स है ना ये कला की भावना को व्यक्त करती हैं। अगर मैं कहानियों से हटकर आपसे बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि ये कहानियाँ कला की ये पेंटिंग्स कला की भावना को व्यक्त करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स दिस स्टोरी मतलब इस कहानी की तुलना करें, और अनदर या फिर किसी दूसरी कहानी की तुलना करें, फेमस जो कि बहुत प्रचलित है, फेमस वन, यानी इस कहानी से हम तुलना करें या फिर दूसरी प्रसिद्ध कहानी से तुलना करें अबाउट अ पेंटर, जो एक पेंटर के बारे में है। फिर से समझिएगा कि यहाँ पे दो कहानियों की तुलना होगी, पहली ये चाइना की कहानियों से तुलना करेंगी और दूसरी ये अपने देश की कहानियों से तुलना करेंगी, ठीक है। तो वही कहते हैं कि मैं इस कहानी से, मतलब इन्होंने दो कहानियाँ पढ़ी हैं तो इनके पास दो कहानियाँ हैं, तो वही कहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, या तो मैं इस कहानी से तुलना करूं और अनदर फेमस वन, या फिर किसी अनदर दूसरी फेमस प्रसिद्ध वन कहानी से तुलना करूं, या फिर मैं दूसरी प्रसिद्ध कहानी से तुलना करूं अबाउट अ पेंटर, जो एक पेंटर के बारे में है, हु वुडंट ड्रॉ, जो नहीं बनाता था, द आई, आँखें, ऑफ अ ड्रैगन की, जो ड्रैगन की आँखें नहीं बनाता था, ही हैड पेंटेड, यानी जब वो ड्रैगन बनाता था तो वो ड्रैगन की आंखें नहीं बनाता था, यानी पूरा का पूरा ड्रैगन बनाकर जैसे पूरा इंसान बना दिया, हाथ पैर मुंह सब दे दिया, बट वो आंखें नहीं बनाता था। तो वही कहते हैं कि जो ड्रैगन बनाने के बाद उसकी आंखें नहीं बनाता था, फॉर फियर, इस डर से, इट वुड फ्लाई, कि ये उड़ जाएगा, आउट ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग से बाहर, इस डर से कि कहीं ये पेंटिंग से बाहर ना उड़ जाए। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैडर्स that I find most representative of western paintings। ये लाइन ध्यान से समझनी है हमको। ये लाइन समझने से पहले आप ध्यान से समझिए कि इन्होंने दो कहानियों के बारे में बात की। पहली कहानी जिसमें चित्रकार बताता है कि पेंटिंग के अंदर भूत रहता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसमें जाके गायब हो जाता है। दूसरी जिसमें एक ऐसा चित्रकार है जो ड्रैगन बनाने के बाद उसकी आंखें नहीं बनाता, क्यों? उसको लगता है कि उसकी ड्रैगन पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगी। दो कहानियाँ हैं, दोनों चाइना के बारे में हैं, यानी दोनों चाइना की पेंटिंग के बारे में हैं, और ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दिस स्टोरी, और ये इस कहानी की तुलना करना चाहती हैं। कहाँ से तुलना करना चाहती हैं? विथ एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी से, फ्रॉम माई नेटिव फ्लैटर्स, अपने नेटिव देश फ्लैटर्स की अपने देश फ्लैडर्स की एक पुरानी कहानी से मैं इसकी या फिर नई प्रसिद्ध कहानी की तुलना करती हूँ, ठीक है। दैट आई फाइंड, जो मुझे लगता है मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, प्रतीक है, ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, वेस्टर्न पेंटिंग्स का महत्वपूर्ण प्रतीक है या सबसे अधिक प्रतीक है। आप इसे ऐसे कहिए, आसान शब्दों में मैं इसे आपको बताता हूँ। आपको ऐसे कहना है कि विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैडर्स, यहाँ पे आप इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि विथ एन ओल्ड स्टोरी, सारा का सारा आसान है, विथ मतलब साथ, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब पुरानी, स्टोरी मतलब कहानी, तो एक पुरानी कहानी से, फ्रॉम माई नेटिव अपने देश की, फ्लैडर्स, तो अपने देश फ्लैडर्स की एक पुरानी कहानी से,
दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स, जो कि वेस्टर्न पेंटिंग्स के लिए सबसे अधिक रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतीक है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि वेस्टर्न पेंटिंग्स के लिए एक प्रतीक है, जो कि मुझे लगता है कि वेस्टर्न पेंटिंग्स के लिए एक प्रतीक है। यानी जो कहानियाँ वो बताने जा रही हैं, जिस कहानी से वो तुलना करने जा रही हैं, वो तो ये इस सेंटेंस में बताएंगी, इस पैराग्राफ में। तो वही कहती हैं कि मुझे लगता है कि जो मैं अगली कहानी सुनाने जा रही हूँ वो वेस्टर्न पेंटिंग्स जो है ना उनका प्रतीक है, यानी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुझे लगता है कि ये कहानी सुनाना उचित होगा। फिर से आसान शब्दों में मैं इसे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है कि मेरे देश फ्लैडर्स की एक पुरानी कहानी के साथ, तो विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैडर्स। तो यहाँ तक का मतलब है कि मेरे देश फ्लैडर्स की एक पुरानी कहानी के साथ, और दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स, जिसे मैं ये है जिसे मैं पाश्चात्य चित्र कला यानी वेस्टर्न पेंटिंग्स का यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, वेस्टर्न पेंटिंग्स का प्रतीक मानता हूँ। आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। कहते हैं ये जो अपने वेस्टर्न कहानी सुना रही हैं वो उसमें कहती हैं कि इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प एक व्यक्ति था, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ। मास्टर मतलब बहुत ज़्यादा गुणी होना, जो अपने काम में मास्टर हो जाए। तो मास्टर ब्लैक स्मिथ यानी वो एक उत्कृष्ट लोहार था, या फिर वो एक लोहार था, कॉल्ड क्वेंटिन, जिसका नाम क्वेंटिन था मेटेसिस, यानी क्वेंटन मेटासिस था, फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर, उसे एक पेंटर की डॉटर से प्रेम हो जाता है। थोड़ा सा आसान शब्दों में, इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में अ मास्टर ब्लैक स्मिथ एक लोहार था, कॉल्ड क्वेंटिन मेटेसिस, जिसका नाम क्विंटन मेटेसिस था, फेल इन लव, उसे प्रेम हो जाता है, विथ अ पेंटर्स डॉटर, एक पेंटर की बेटी से। द फादर यानी पिताश्री वुड नॉट एक्सेप्ट, वो स्वीकार नहीं करते, अ सन इन लॉ, एक दामाद को, इन सच अ प्रोफेशन, जो ऐसा काम करता हो। यानी एक लोहार को पिताजी अपना दामाद स्वीकार करने से मना कर देते हैं। सो इसीलिए क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, क्विंटन स्नीक्ड मतलब चोरी छुपे घुस जाता है, इनटू पेंटर स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में, स्टूडियो मतलब जहाँ पे वो लोग बैठ कर के पेंटिंग्स बनाते हैं, उस कमरे को। तो क्विंटन पेंटर के स्टूडियो में चोरी छुपे घुस जाता है, एंड पेंटेड अ फ्लाई, और एक मक्खी का चित्र बनाता है, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। लेटेस्ट पैनल यानी पैनल का यहाँ पे मतलब है चित्रपट, यानी जिस पर वो लोग चित्र बनाते हैं ना। जैसे आप लोग जब कला लेते हैं तो आपको एक सफ़ेद कागज़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं चित्रपट, जिसमें ना लाइन होती है और ना ही कोई भी अक्षर लिखा होता है, वो पूरा का पूरा कोरा होता है, तो उसे बोलते हैं चित्रपट। तो चित्रपट पर वो एक मक्खी का चित्र बनाता है, सच एन स्टूडियो फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, तो वो चित्रपट पर एक मक्खी का चित्र बनाता है, विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, और वो इतनी वास्तविक लगती है, यानी उस मक्खी को देखकर ऐसा लगता है दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैट इट, कि मास्टर इसे मार कर अवे, दूर भगाना चाहते हैं। यानी वो मक्खी को देखकर ऐसा लगता है कि वो असली मक्खी है। द मास्टर ट्राइड टू स्वैट इट अवे, और मास्टर उसे मारकर, यानी जो पेंटर था वो उसे मारकर दूर भगाना चाहता है, बिफोर ही रियलाइज्ड, और फिर उसे पता चलता है व्हाट हैड हैपेंड, कि वास्तव में ये एक मक्खी का चित्र है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बढ़ा के कहा है ताकि आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाए। ठीक है, क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो,
क्विंटन वाज इमीडिएटली, क्विंटन को तुरंत ही एडमिटेड, भर्ती कर लिया जाता है एज एन अप्रेंटिस, मतलब एक विद्यार्थी के रूप में इनटू हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो में, यानी क्विंटन को वो बुलाकर अपने स्टूडियो में अपना शिष्य बना लेता है, अपना स्टूडेंट बना लेता है। ही मैरिड मतलब जो लोहार था वह विवाह करता है हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और ऑफ हिज एज अपनी सदी के या फिर अपने समय के फेमस पेंटर्स, महान या फिर प्रसिद्ध कलाकारों में से या पेंटर्स में से वन ऑफ, यानी वो एक बनता है, बिकम बनता है। मैं थोड़ा सा उल्टा पढ़ा रहा हूँ, मैं सीधा चलता हूँ। ही मैरिड हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका से विवाह कर लेता है, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स, और वहाँ एक महान पेंटर या फिर एक प्रसिद्ध पेंटर बनता है ऑफ हिज एज, अपने समय का, और बाद में वो अपने समय का एक प्रसिद्ध पेंटर बनता है। दीज टू स्टोरीज, ये दोनों कहानियाँ, इलुस्ट्रेट वाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। दीज टू स्टोरीज यानी एक पहली कहानी जिसमें ये पेंटर है जो लोहार है, दूसरी कहानी जो चाइना की थी जिसमें एक ड्रैगन की आँख नहीं बनाता, या फिर वह दूसरी वाली देखें तो जिसमें दरवाज़ा खुलता है और पेंटर गायब हो जाता है। तो वही कहते हैं कि दीज टू स्टोरीज, ये दोनों कहानियाँ इलुस्ट्रेट बताती हैं या प्रदर्शित करती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट, की कला का प्रत्येक भाग इज ट्राइंग टू अचीव, क्या प्राप्त करना चाहता है। ये दोनों कहानियाँ ये दिखाती हैं कि कला का प्रत्येक भाग कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो सब बाउंस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेता हूँ ताकि आप दोबारा हिंदी पर ना जाएं। देखिए अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, यानी जो यूरोप की पेंटिंग्स होती हैं वो वैसी होती हैं, यानी पेंटर जो चीज़ देखता है ना उसे सेम टू सेम वैसा ही बना देता है। जैसे मक्खी देखी तो वो मक्खी ही बना देगा, झरना देखा तो झरना ही बना देगा, शेर देखा तो शेर बना देगा। यानी कहने का मतलब है कि यूरोप के जो पेंटर होते हैं वो जिस चीज़ को जैसा देखते हैं उसे वैसा ही बना देते हैं। किताब के शब्दों में कहता है कि यूरोप में परिपूर्ण मायावी सादृश्य पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो गया तो मैंने आपको आसान शब्दों में बताया कि जो यूरोप के पेंटर होते हैं वो लोग जिस चीज़ को जैसा देखते हैं उसे वैसा ही बना देते हैं। जैसे शेर देखा तो शेर बना दिया, बाघ देखा तो बाघ बना दिया, लोमड़ी देखी तो लोमड़ी, इंसान देखा तो इंसान, साइकिल देखी तो साइकिल, और रोड देखी तो रोड बना दी। लेकिन इसके विपरीत कहती हैं कि द एसेंस ऑफ इनर लाइफ इन एंड स्पिरिट इन एशिया, लेकिन जो एशिया के पेंटर होते हैं, चाइना, यानी जो लोग चाइना के पेंटर होते हैं वो लोग आत्मा की पेंटिंग करते हैं और इनर लाइफ और आंतरिक जीवन की पेंटिंग करते हैं। मोटे मोटे शब्दों में बोला है, आसान शब्दों में समझिए कि जो चाइना के पेंटर होते हैं ना वो लोग ऐसी पेंटिंग बनाते हैं कि उसे देखकर आप उसमें खो जाते हैं, यानी उसे देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। वो ऐसा चित्र बनाएंगे, ऐसा चित्र बना के आपके सामने रखेंगे कि आप उसमें खो जाएंगे। सोचिए कि यहाँ पे ऐसी पेंटिंग बनाई थी उस पेंटर ने कि उसने कहा कि गुफा के अंदर दरवाज़ा है और दरवाजे में, यानी जो दरवाज़ा है उस गुफा के, सॉरी मैं इसे आसान शब्दों में कहता हूँ, उसने कहा कि पेंटिंग के अंदर एक गुफा है और गुफा में एक भूत रहता है या फिर एक आत्मा रहती है। सोचिए ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए मान लेते हैं कि इतना हो गया, तो अब आप सोचिए कि वो ताली बजाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। अब पेंटिंग में कोई कैसे घुस सकता है? ये नहीं हो सकता ना, ये तो काल्पनिक है, ये कहानी है। और आगे भी ये देखिए कैसा जादू होता है कि जैसे ही वो घुसता है
दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और पूरी की पूरी पेंटिंग गायब हो जाती है। तो ऐसा क्या हो सकता है क्या कि मैंने पेन सामने रखी है, ये पेन अपने आप गायब हो जाए? ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। यानी जो चाइना के लोग होते हैं ना, वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। वो चाहते हैं कि आप जितने तरह से सोच सकते हैं उतने तरह से आप सोचें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चाइना के लोग ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जिसे देखकर आप उसमें खो जाते हैं, ठीक है। जबकि यूरोप के लोग जिस चीज़ को जैसा देखते हैं उसे वैसा ही बना देते हैं। किताब के शब्दों में अगर रट्टा मार के आपको याद करना हो तो अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, इसका मतलब है यूरोप में परिपूर्ण मायावी सादृश्य पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जबकि एशिया में आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का सतत्व दिखाया जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैंने दो तरह से आपको बता दिया, किताब के शब्दों में भी और अपने शब्दों में भी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यही लाइन है जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बार बार आके पूछते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि यूरोप के लोग ऐसी पेंटिंग बनाते हैं, यानी जिस चीज़ को वो जैसा देखते हैं उसे वैसा ही बना देते हैं। बल्कि एशिया यानी चाइना के लोग जो पेंटर्स होते हैं वो ऐसी पेंटिंग बनाते हैं कि आप उस पेंटिंग को देखकर उसमें खो जाते हैं, यानी उसके बारे में विचार करने लगते हैं। आसान शब्दों में आगे चलते हैं। अब ये इस बात को आगे एक्सप्लेन करती हैं, यानी जो सेंटेंस यहाँ पे इन्होंने कहा उसे वो एक्सप्लेन करते हैं कि इन द चाइनीज स्टोरी, चाइना की जो कहानियाँ होती हैं यानी चीनी कहानी में, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग, एम्परर सम्राट पेंटिंग बनाने का आदेश देता है, एंड अप्रिशिएट और प्रशंसा करता है इट्स आउटर अपीयरेंस, और इसके बाहरी दृश्य का प्रशंसा करता है। यानी चीनी कहानी में एक राजा होता है जो कि पेंटिंग बनाने का आदेश देता है। राजा ने पेंटिंग बनाने का आदेश दिया था ना, और उसने पेंटिंग बनाई और बोला कि इसमें भूत रहता है, वो उसके अंदर गायब हो गया, तो ये सारी चीज़ें हुई थी ना। तो वही कहती हैं कि इन द चाइनीज स्टोरी, जो चाइना की स्टोरी थी या फिर चीनी स्टोरी में, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग, राजा पेंटिंग बनाने का आदेश देता है, अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, आउटर मतलब बाहरी, अपीयरेंस मतलब लुक, यानी बाहरी दृश्य की प्रशंसा करता है। तो चीनी कहानी में राजा पेंटिंग बनाने का आदेश देता है और उसके बाहरी दृश्य का प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, रिवील्स टू हिम, लेकिन जो पेंटर है वो रिवील्स करता है द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, अपने काम की वास्तविकता बताता है। यानी जो पेंटर है वो अपने कार्य का सही अर्थ प्रकट करता है। द एम्परर, यानी कहने का यहाँ पे जो सेंटेंस का मतलब है कि अगर वो पेंटर ना बताए कि उसने क्या क्या चीज़ें सोच करके ये पेंटिंग बनाई है, तो आप उस पेंटिंग को सही तरीके से नहीं समझ सकते, जल्दी आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहती हैं कि द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। जैसे ये बुक है, इसमें हिंदी भी दी है ना, तो अगर आप खुद से पढ़ने बैठेंगे तो शायद आप इसे धीरे धीरे करके एक हफ्ते में शायद एक चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। बट एक टीचर खुद आपको समझा दे तो ये चैप्टर शायद एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से जो चाइना के लोग होते हैं वो जब पेंटिंग बना देते हैं ना, तो जितने लोग उसे देखते हैं वो उतने तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो पेंटर खुद वो होता है जिसने वो पेंटिंग बनाई होती है, जब वो बताता है तब लोगों को सही तरीके से वो चीज़ समझ में आती है। उसी तरह से जैसे आपको अध्यापक बताते हैं तो ये मीनिंग एक बार में समझ में आ जाती है, खुद से पढ़ते हैं तो ये मीनिंग बहुत हार्ड लगती है। तो वही सेंटेंस यहाँ पे कहते हैं कि बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो अपनी पेंटिंग का सही अर्थ प्रकट करता है या फिर अपने कार्य का सही अर्थ प्रकट करता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्क्वर्ड। तो द एम्परर जो शासक है, मे रूल वह शासन करता है, ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्क्वर्ड, जिन राज्यों को उसने जीता है, जिन राज्यों को उसने जीत लिया है या फिर जिन राज्यों पर उसने विजय पाई है, शासक उन पर राज्य करता है।
शासक उन राज्यों पर राज्य करता है जिन्हें उसने जीता है। बट द ओनली द आर्टिस्ट नोट्स, लेकिन केवल कलाकार ही जानता है द वे विद इन, इसके अंदर से जाने का रास्ता। यानी अपनी पेंटिंग को सही तरीके से केवल एक पेंटर ही जानता है, यहाँ पे कहा गया है। मैंने कहा था ना ये चैप्टर पढ़ना नहीं है, ये चैप्टर समझना है, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन केवल आर्टिस्ट ही या फिर केवल पेंटर ही इसका सही रास्ता या फिर अपनी पेंटिंग का सही रास्ता जानता है। सीधे सीधे शब्दों में आप कहेंगे कि केवल पेंटर ही अपनी कला के बारे में सही सही जानता है। लेट मी शो द वे, लेट मी शो द वे, उसने कहा था ना कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। जब उसने कहा कि महाराज इसके अंदर एक आत्मा रहती है और मैं आपको इसके अंदर ले चलूँगा, लेकिन मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, उसने कहा था ना, फिर वो गायब हुआ था। तो यही सेंटेंस है, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। तो यहाँ पे जो वे है ना, इस शब्द के दो मतलब हैं। द दाऊ, तो दाऊ ने जो शब्द कहा था, अ वर्ड, दाऊ ने एक शब्द कहा था लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। तो अब मैं इसे लेट मी शो द वे को लेट मी शो द वे ही कहूँगा। तो दाऊ ने जब लेट मी शो द वे कहा था, दैट मीन्स बोथ, तब इसके दो मतलब थे। द पाथ, रास्ता भी था, और द मेथड, और तरीका भी था। यानी तो दाऊ ने जब लेट मी शो द वे शब्द कहा था, तो वे जो शब्द था इसके दो मतलब थे। पहला मतलब था रास्ता और दूसरा मतलब था तरीका। फिर से आसान शब्दों में कि लेट मी शो द वे, वे मतलब होता है रास्ता। तो दाऊ ने जब कहा था, दाऊ द डाऊ अ वर्ड, तो दाऊ ने जब कहा था कि लेट मी शो द वे, तो वे शब्द के दो मतलब थे। पहला मतलब था रास्ता और दूसरा मतलब था तरीका। यानी पहला मतलब था पाथ और द मेथड, पहला मतलब था रास्ता अथवा तरीका, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और दूसरा मतलब था ब्रह्मांड के रहस्य, और दूसरा मतलब था ब्रह्मांड के रहस्य। तो फिर से दाऊ ने जब लेट मी शो द वे शब्द कहा था, तो वे शब्द के दो मतलब थे। पहला था पाथ और द मेथड, पहला था रास्ता अथवा तरीका, और दूसरा था मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के रहस्य। ठीक है। द पेंटिंग इज गोन, पेंटिंग अब गायब हो चुकी है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन चित्रकार ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अप्रिसिएशंस, भले ही पेंटिंग गायब हो चुकी है, बिना पेंटिंग के ही द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, पेंटर ने यानी पेंटर जो था यानी जो कलाकार था उसने अपना गोल या फिर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। फिर से पेंटिंग गायब हो चुकी है, लेकिन जो आर्टिस्ट है उसने अपना गोल प्राप्त कर लिया है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अप्रिसिएशंस, मटेरियल मतलब होता है सामान जिसे आप छू सकें, अप्रिसिएशंस मतलब देख सकें। ठीक है, बाहर से दिखाई देता है ना, पेंटिंग जैसे होती तो वो दिखाई देती है। तो बिना पेंटिंग के ही, भले ही पेंटिंग गायब हो चुकी है, फिर भी जो पेंटर है उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।